Hello everyone, welcome in Professor classes. Today we are going to discuss biology questions of Railway Group D. So let's start. Yes. Which of the following study related to human? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन मानव से संबंधित है? यानी अगर हम ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं तो इस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोला जाता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है. तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं. सबसे पहले दिया हुआ है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व. आर्कियोलॉजी, पुरातत्व इसको भी बोलेंगे. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस इसमें स्पेलिंग का चेंज हो गया है, स्पेलिंग चेंज कर दी गई है बस यहाँ पे, अदरवाइज ये होता ही नहीं है कुछ, राइट. नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी. एक एक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एंशियंट ह्यूमंस. जब हम एंशियंट ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं तब उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी. या एंसेस्टर्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजी. ये तो सेम टर्म है, ओनली फॉर इट्स स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक कर दी गई है. नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमंस. जब हम ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ ह्यूमन बोला है, कुछ मैंने एंशिएंट और एंसेस्टर ह्यूमन की बात नहीं करी है, ओनली फॉर सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ह्यूमन. तो जो स्टडी ऑफ ह्यूमन होता है दैट इज एंथ्रोपोलॉजी. अगर मैं एंड्रोलॉजी की बात करूं, एंड्रोलॉजी क्या होता है? एंड्रोलॉजी होता है जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ एनाटॉमी. एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी होता है जब हम कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं. सो द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे हम कहते हैं एंड्रोलॉजी. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन. तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन, इसका करेक्ट आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी. सो ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा. नेक्स्ट है जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ. जूलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं हम जूलॉजी में, या फिर फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, या वायरस के बारे में, या फिर एनिमल्स के बारे में. जब हम जूलॉजी पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो पढ़ते हैं जिसमें वायरस आता है, राइट. लेकिन वायरस क्या है? वो भी तो एक कैटेगरी में आता है. को किस कैटेगरी में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स की कैटेगरी में आता है. तो यूजुअली अगर हम देखा जाए जो जूलॉजी होता है दैट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स. स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या होता है? जूलॉजी होता है. फिर हम इनकी स्टडीज को भी तो कुछ कहते होंगे ना, एनर्जी की स्टडी को कुछ कहते होंगे, फ्रूट की, वायरस की, वो एक बार हम देख लेते हैं. यहाँ पे एनर्जी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जब हम एनर्जी की स्टडी करते हैं, यूजुअली आपने फिजिक्स में सुना होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो थर्मोडायनेमिक्स. ओके. एनर्जेटिक्स भी, जैसे बहुत सारे एनर्जिस्टिक्स होते हैं जो एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं. फ्रूट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पोमोलॉजी. आप यहां पर एक वर्ड कॉमन देख रहे होंगे, कौन सा? लॉजी, राइट. लॉजी का ही मतलब होता है स्टडी. क्या होता है? स्टडी, राइट. सो पोमोलॉजी बोलेंगे. वायरस की जब हम स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वायरोलॉजी. लॉगी, लॉजी, दोनों वर्ड आप इसको बोल सकते हो, राइट. तो वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस, पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, एंड थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ एनर्जी. एंड व्हेन वी स्टडी अबाउट एनिमल्स दैट इज नोन एज जूलॉजी. उसे हम बोलेंगे जूलॉजी. यहाँ पे भी देखो दो टर्म आ गए. जू में कौन रहता है? ऑब्वियसली एनिमल्स रहते हैं, इंसान तो रहते नहीं ना, पेड़ पौधे रहते हैं. लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी, राइट. यहां से भी आप इसको ब्रेक डाउन करके देख सकते हो. जू मीन्स व्हाट? जू मीन्स एनिमल्स. इसीलिए वहां जो उसका नाम रखा गया वो जू इसीलिए रखा गया क्योंकि उसका मतलब ही क्या होता है? एनिमल्स. जहां पर आपको डिफरेंट वेराइटीज और कैटेगरीज के जो एनिमल्स है वो देखने को मिलते हैं जू में, राइट. तो इस एक टर्म को हमने दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया, यानी 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है. जू मीन्स एनिमल्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी. इट मीन्स जब हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज जूलॉजी. So now here option D will be right, animals.
नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूल इकाई क्या है? सेल, कोशिका, ऑर्गन, अंग, टिश्यू, ऊतक, न्यूक्लियस, नाभिक। जीवन की अगर हम बेसिक इकाई देखें, यानी हमने जो जन्म लिया, जब हमने जन्म लिया तो हम कैसे थे? हमें तो ऐसे ही लगता है कि हम ऐसे ही थे, छोटे थे, पर साइज क्या था? छोटा था, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जो फोटोज देखी है वो जब आपका बर्थ हो जाता है उसके बाद ही आप अपनी फोटोज देखते हो, उससे पहले तो नहीं देखते हो। जब आप 9 मंथ्स तक अपनी मदर के वॉर्म में रहते हो वो फोटोज आप नहीं देखते हो सके आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह की रिपोर्ट्स वगैरह देखी होगी, बट पर्टिकुलर जो हमारी जो बेसिक यूनिट है जहां से हमने जन्म लिया है वो क्या है, वो इसमें पूछा है। इसमें पूछा है सेल, ऑर्गन, टिश्यू या न्यूक्लियस। देखो हमारी जो बेसिक यूनिट होती है, हमारी जो बॉडी जो बनी हुई है वो एक सिंगल सेल से बनी है। किससे बनी है? एक सिंगल सेल से बनी है। अगर मैं बात करूं कि सपोज ये दीवार है, राइट, क्या है? ये एक दीवार है। अब ये जो दीवार है ये किससे मिलकर के बनी है? ईंटों से मिलकर के बनी हुई है। तो इसकी जो ये एक एक ईंट इसके लिए क्या कैसा काम करेगी? इसके लिए कोशिका का काम करेगी, यानी इसकी जो बेसिक एक यूनिट है वो क्या है? इसकी एक ईंट है। इसकी क्या है? ये एक ईंट है। क्लियर? तो यहां पर हमारी जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, जिससे हमारे लाइफ की शुरुआत हुई है, वो क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, सेल से हमारी उत्पत्ति हुई है, कोशिका से। अब टिश्यू, ऑर्गन और न्यूक्लियस ये क्या है? जब अब हम ऐसा तो नहीं कि हम सेल है और एक ही सेल रहेंगे। अब हमारी बॉडी में मिलियन, ट्रिलियंस, बिलियंस ऑफ सेल्स है, बहुत सारी सेल्स है कि आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। तो क्या होता है, अब ये जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड होती है, यानी एक सेल, दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 12, इस तरीके से जो सेल्स है वो क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होकर के एक पर्टिकुलर ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है जिसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। यानी जब सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है, बहुत सारी सेल्स, टिश्यू को हम क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या बोल सकते हैं टिश्यू को? टिश्यू को हम कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं का समूह। ग्रुप ऑफ सेल्स इट मीन्स कोशिकाओं का समूह। क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है, यानी ऊतक बोलते हैं हम इसको, ऊतक। राइट? सो नाउ ये हो गया क्या? टिश्यू। अब पर्टिकुलर हमने देख लिया जो सेल होती है वो टिश्यू बनाती है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। अब ऑर्गन क्या होता है? जब बहुत सारे टिश्यूज एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो फर्दर टिश्यू क्या बनाएंगे? ऑर्गन फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? ऑर्गन। जिससे आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। सर्कुलेटर सिस्टम है, हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, राइट? तो ये जो जितने भी सारे ऑर्गन्स है, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे और पढ़ने को मिलेंगे। तो ये जितने भी सारे ऑर्गन्स बने हैं ये कैसे बने हैं? ये टिश्यूज से बने हैं, राइट? तो हमने देखा कि जो सेल से मिलकर के जब सेल्स जुड़ेंगे या एक दूसरे के साथ तो टिश्यू बनेंगे, फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे उसके ऑर्गन्स हो जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक पूरा सिस्टम फॉर्म करते हैं। ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये आपकी बॉडी में क्या होता है? बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, राइट? सो नाउ अभी हम बात करते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है? सेल जो होती है ना, सेल के अंदर एक ऐसा यही गोल स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। जैसे हमारी बॉडी में अगर हम देखें कि हमारी बॉडी में जो भी मैं बोल रही हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, फिर मैं उसका रिस्पॉन्स कर रही हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? इन सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑब्वियसली कोई ना कोई तो है। सो वो क्या है? हमारा ब्रेन है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जो हम रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी बात का, हमें हमारा ब्रेन मैसेज करता है, राइट? तो हमारी पूरी बॉडी को किसने कंट्रोल कर रखा है? ब्रेन को। इसलिए हमने ये भी बोलते हैं कि जो जैसे सीपीयू होता है, सीपीयू पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए हम बोलते हैं सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी को
जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जितने भी सारे प्रोसेस है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, राइट। सो नाउ अगर मैं बात करूं एक सिंगल सेल की, ठीक है, एक जो सिंगल सेल है उसमें जो ये न्यूक्लियस होता है ना, सिंगल सेल में जो ये न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस है, ये पूरा जितने भी इसमें जो भी पार्ट्स होंगे, ऑर्गेनेल्स होंगे सेल में, उन सबकी जो फंक्शंस होंगे, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा कौन? न्यूक्लियस, राइट। तो ये तो अलग अलग है ऑर्गन, टिश्यू, न्यूक्लियस, लेकिन जो हमारी बेसिक यूनिट है वो क्या है? दैट इज सेल, कोशिका। फिर एक सिंगल सेल से ही हम बने हैं, इवॉल्व हुए हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी हियर अ सेल, ऑप्शन ए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये सेल का स्ट्रक्चर है जिससे आपकी बॉडी जो है डेवलप हुई है। देखो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, राइट। न्यूक्लियस ये रहा बीच में, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। सो न्यूक्लियस बेसिकली क्या करता है? न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जितनी भी सेल के अंदर जो भी फंक्शंस होंगे, राइट। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल? अभी अगर मैं लिविंग बीइंग्स की बात करूं तो एनिमल भी क्या है? लिविंग बीइंग्स है। प्लांट भी क्या है? लिविंग बीइंग्स है। तो बोथ एनिमल एंड द प्लांट्स आर द लिविंग बीइंग्स। अगर वे लिविंग बीइंग्स है तो ऑब्वियसली वे कैसे इवॉल्व हुए हैं? वो सेल से ही इवॉल्व हुए होंगे ना। तो एक प्लांट सेल होती है और एक एनिमल सेल होता है। तो उस ऑब्वियसली अगर हम फिजिकली देखें तो प्लांट में और एनिमल में डिफरेंस होता है। प्लांट हरे कलर के होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं वो तो बेसिकली उनके तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन बेसिकली क्या? डार्क, लाइट, राइट। हम तो यही जानते हैं। सो अगर मैं अभी बात करूं प्लांट सेल और एनिमल सेल की, तो उनमें उन दोनों में भी क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। उनके सेल में भी डिफरेंस होते हैं। जो डिफरेंस होते हैं वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से कौन सा जो सेल ऑर्गेनल्स है वो प्लांट में तो पाया जाता है बट वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सो अगर हम बात करूं वन बाय वन, सबसे पहले लेती हूँ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्लांट सेल में होता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्लांट सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल में पाया जाता है और राइबोसोम्स भी प्लांट सेल में पाया जाता है। ये नहीं, ये जो सारे हैं ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। फिर मैं अगर फर्दर बात करूं एनिमल सेल की, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्या क्या पाया जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, ये जो तीनों है ये पाए जाएंगे किसमें? एनिमल सेल में। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्लांट सेल में तो पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी हियर ऑप्शन ए, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं कि ऐसे क्या है जो क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है। तो कुछ तो इसका पर्टिकुलर फंक्शन होगा ना कि ये उसमें पाया जाता है और एनिमल में नहीं। सो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फूड जो होता है वो प्रिपेयर होता है प्लांट्स की लीव्स में विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, राइट, क्लोरोफिल हो गया एंड सनलाइट हो गया। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जब लीव्स में प्रेजेंट होता है तो वो क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है। इट कंटेन क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर की पिगमेंट होता है। ग्रीन कलर की पिगमेंट होने का रीजन क्या है कि जो इसका जो कलर होगा लीव्स का वो ग्रीन होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रीन कलर पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल, राइट। सो अब हमें अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो ग्रीन कलर का हमारे बॉडी में तो कोई यूज ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए एनिमल सेल में जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है। यही हमें क्वेश्चन बेस में बोला था। फिर मैं अगर फर्दर बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये फॉर्म करता है बेसिकली प्रोटीन बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है राइबोसोम्स, ये भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। यह हमको यह बोल दे कि इसको जो ये प्रोटीन की इसमें होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरह के होते हैं।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन का ही काम करते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी हम इसको बोलते हैं राइबोसोम्स को, ये बेसिकली प्रोटीन को बनाते हैं हमारी सेल में, राइट। सो ये इनके फंक्शन हो गए, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। फर्दर अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो जितनी भी हमारी बॉडी में जो एनर्जी मिलेगी उसे जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो इसका बहुत मेन फंक्शन है और इसको किचन हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब तक आप कुछ खाओगे नहीं आपको क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, राइट। सो ये फंक्शंस हो गए पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स के, लेकिन इसमें जो सबसे कॉमन है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट सेल में पाया जाता है बट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि एनिमल की बॉडी में इसका कोई भी रोल नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी स्किन इज कोल्ड। ये हमारी स्किन है, राइट। अब इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है आपको वो क्या है, वो इसमें बोला है, ठीक है। वो स्केलरा है या एंडोडर्मिस है, एपिडर्मिस है या हाइपोडर्मिस है, वो इसमें से क्या है ये आपको बताना है, राइट। वो एंडोडर्मिस है कि एपिडर्मिस है कि हाइपोडर्मिस है कि स्केलरा है। तो चलो इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अगर हमने स्केलरा देखा सबसे पहले, स्केलरा कहाँ है, स्केलरा तो स्ट्रक्चर है किसका, आई का, यानी आई की लेयर है स्केलरा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए तो नहीं होगा। लेकिन अगर सिमिलरली हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन देखें, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में जो यहाँ पे 3 लेयर होती है, ये इस तरीके से, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है, वो होती है एपिडर्मिस, दैट इज एपिडर्मिस जो आपको दिखाई देती है। मिडिल वाली जो लेयर होती है वो होती है डर्मिस, और सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो होती है हाइपोडर्मिस, राइट। ये जो 3 लेयर होती है दिख रही है आपको, एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली, डर्मिस बीच वाली एंड हाइपोडर्मिस सबसे नीचे वाली। तो इसमें क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिए हुए, सबसे पहले स्केलरा दिया है, तो भाई स्केलरा तो नहीं होगा क्योंकि ये तो आईज में होता है, स्किन में तो नहीं होता है, अभी हमने देखा डायग्राम में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंडोडर्मिस की, एंडोडर्मिस ना तो हमने स्किन में देखा और ना ही हमने आईज में देखा, तो फिर ये है क्या चीज, एंडोडर्मिस जो है बेसिकली ये लेयर है ट्रीज की, राइट। ट्रीज में जो लेयर्स होती है ना, लेयर इन ट्रीज, बेसिकली इन बिटवीन द कॉर्टेक्स ये लेयर होती है, राइट, लेयर ऑफ ट्री। तो एंडोडर्मिस भी नहीं होगा क्योंकि ट्री की लेयर होती है, ये भी ऑप्शन हो गया कट। अब बात करूं मैं एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस की, क्वेश्चन में क्या बोला है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी स्किन इज, आउटर मोस्ट लेयर बोलिए यानी सबसे ऊपर वाली लेयर। तो सबसे ऊपर वाली लेयर हमने कौन से देखी थी, एपिडर्मिस, ये तो बॉटम वाली लेयर है, ये लेयर जो होती है वो कहाँ होती है, ये बॉटम में होती है, राइट। सो ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो लेयर होगी दैट इज वो कौन सी होगी, एपिडर्मिस होगी, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की that is epidermis. So now here C option will be the right answer, that is epidermis. Next है permanent tissue makes a plant hard and stiff. जो permanent tissue होता है प्लांट में वो प्लांट्स को क्या करता है, हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है, वो कौन से टिश्यू के कारण, कॉलेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा या फिर एरेनकाइमा। अगर मैं बात करूं कोलेनकाइमा की, तो बेसिकली जो कोलेनकाइमा होता है इसका क्या फंक्शन होता है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, राइट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, क्लियर, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो हार्ड होता है ये, ठीक है, हार्ड होता है ये, बेसिकली ये डेड होता है प्लांट सेल में, डेड टिश्यू होता है, जैसे कोकोनट का जो हस्क होता है
और आप अखरोट जो खाते हो उसमें जो उसका जो हार्डेस्ट पार्ट होता है किसका, अखरोट का, वो किससे बना होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। नेक्स्ट है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, इट स्टोर फूड, राइट, यानी फूड स्टोरेज का काम करता है, ये फूड को स्टोर करके रखता है पेरेनकाइमा। नेक्स्ट है एरेनकाइमा। अब इसमें जो एरेनकाइमा होता है वो एक बेसिकली ये पेरेनकाइमा का ही है, पेरेनकाइमा से ही लिया गया है एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा जो होता है, जो भी फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं यानी एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं यानी जलीय पौधे जिसे हम बोलेंगे हिंदी में, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो तैरते हैं पानी में, राइट। तो ये उन प्लांट्स को क्या करता है, स्पॉन्जी नेचर प्रोवाइड करता है, उन प्लांट्स को क्या करता है, स्पॉन्जी नेचर प्रोवाइड करता है, स्पॉन्ज हो जाते हैं वो। अब अगर आप स्पॉन्ज देखो, ठीक है, जो आप उसको प्रेस करो तो वो दब जाता है, आपने देखा होगा, पार्लर्स वगैरह में भी यूज किया जाता है और जो गाड़ियों वगैरह को धोने में भी यूज किया जाता है, राइट। तो वो जो स्पॉन्ज होता है अगर आप उसको पानी की सतह पर रखो तो वो तैरेगा और वो बहुत लाइट होता है और उसके अंदर छोटे 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 क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, राइट। जब उन पोर्स में पानी भर जाता है तो वो भारी भी हो जाते हैं। सो ये स्पॉन्जी नेचर प्रोवाइड करता है उन प्लांट्स को, क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स है वो पानी में तैर सके, फ्लोट कर सके, इसी कारण। सो एरेनकाइमा का फंक्शन हो गया कि स्पॉन्जी नेचर प्रोवाइड करता है एक्वेटिक प्लांट्स को। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परमानेंट टिश्यू मेक्स अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जो परमानेंट टिश्यू है वो प्लांट को क्या करता है, हार्ड और स्टिफ बनाता है। अभी मैंने बात करी हार्ड की, वो किसमें है, स्क्लेरेनकाइमा में, यानी जो हार्ड जो नेचर है वो कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। और ये जो होता है ये डेड टिश्यू होता है, क्या होता है, डेड टिश्यू होता है। सो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, दैट इज बी, स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट, which of these cells transport water from roots to other parts of plant? इनमें से कौन सी कोशिका जड़ों से जल का परिवहन करती है, फ्लोएम, वेसल, सीव ट्यूब्स या जाइलम। हम सभी ने एक चीज जानी है कि जो जाइलम और फ्लोएम होता है दोनों का प्लांट्स में बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी टिश्यूज है, जैसे कि बात करूं मैं वेसल्स की और सीव ट्यूब्स की, इनका भी रोल होता है प्लांट में। तो इनका क्या फंक्शन है, तो इसमें बोला है कि वाटर को जो रूट्स तक और पूरे प्लांट्स तक, पार्ट तक कौन पहुंचाता है, एक एक का देख लेते हैं। फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, फ्लोएम बेसिकली क्या करता है, जो फूड होता है ना उसका ट्रांसपोर्ट करता है, यानी फूड ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम किस में हेल्प करता है, प्लांट की फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। नेक्स्ट है वेसल। जो वेसल होता है ये क्या होता है, जाइलम टिश्यू का ही पार्ट होता है, इज अ पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू, ठीक है। क्या करता है, बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ओके। नेक्स्ट है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स होते हैं, ये पार्ट होता है किसका, फाइलम का। सो इट इज अ पार्ट ऑफ फाइलम, इट इज ए पार्ट ऑफ फ्लोएम, ये फ्लोएम का पार्ट होता है, ठीक है। फ्लोएम का पार्ट होता है तो बेसिकली इसका कुछ फंक्शन भी होगा। तो फंक्शन क्या होता है इसका फंक्शन होता है कंडक्ट फूड, फूड को कंडक्ट करता है, क्लियर। अभी जो इसमें बचा दैट इज जाइलम। जाइलम बेसिकली यही काम करता है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जाइलम, क्लियर। सो नोट डाउन दिस ऑल दिस फंक्शंस ऑफ दिस फ्लोएम, वेसल, सीव ट्यूब्स एंड जाइलम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इनमें से कौन सा जो टिश्यू है वो सेल डिवीजन में क्या होता है, केपेबल होता है। अभी रिसेंटली हमने सबका फंक्शन देखा, यहाँ पे जो पेरेनकाइमा का फंक्शन होता है वो क्या होता है, पेरेनकाइमा बेसिकली फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, राइट। दोबारा लिख देती हूं, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, राइट। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट,
यानी ये प्लांट को वाटर और मिनरल्स क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कनेक्टेड होता है, तो वही आपको इसमें समझना है। अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है कि कैसे कनेक्टेड है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको पेरेन्काइमा का बताया, जाइलम का बताया, स्क्लेरेन्काइमा का बताया, मैंने तो आपको कोई सेल डिवीजन की बात ही नहीं करी इन तीनों में। तो यहाँ पर जो बचा हुआ ऑप्शन है वो कौन सा है, मेरिस्टेम है। तो लॉजिकली देखा जाए ऐसे में, अगर आप इस तरीके से आइडिया लगाते हो क्वेश्चंस को करने के लिए, जिसमें आपको 3 का पता है और 1 का नहीं पता है आपका, तो वो आपका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस 99% वो ठीक होने के चांसेस होते हैं। क्लियर। अगर मैं बात करूं मेरिस्टम की, तो मेरिस्टम का यही फंक्शन है। मेरिस्टम क्या, सेल डिवीजन करता है। ठीक है। नेक्स्ट स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, तो डेड होता है और क्या करता है, ये प्लांट को कैसा बनाता है, इट मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ओके, ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है, यानी सख्त बनाता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं दैट इज फ्रॉम दैट टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा। So please remember this. Okay, so the right option will be here meristem C, which helps in cell division in plants. Next है cells are dead. देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें जो सेल्स है वो कौन सा डेड है। एरेन्काइमा क्या है, लिविंग है। ये क्या है, लिविंग है। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड है। कोलेन्काइमा क्या है, ये भी लिविंग है। पेरेन्काइमा भी लिविंग है। राइट। इनका फंक्शन, एरेन्काइमा जो स्पॉन्जी नेचर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उन्हें फ्लोट करने में हेल्पफुल होते हैं ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इज हार्ड एंड इट इज डेड पार्ट। कोलेन्काइमा which provide mechanical support to the plant, and parenchyma which helps in the food storage. Right. So यहाँ पर जो हमें पूछा है बस वो डेड और लिविंग की बात की गई है, जिसमें से जो एरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा और पेरेन्काइमा है, these are the living. Remaining sclerenchyma is dead. So now here B option will be the right, that is sclerenchyma. Next, the outer protective layer of tree is. ट्री की जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लियर। कैम्बियम बोलते हैं, या फिर मेड्यूलरी रेज, बार्क यानी छाल, या फिर सैप। देखो अगर मैं बात करूं एक ट्री की, राइट, ये ट्री है एक, तो इसमें प्रोटेक्टिव लेयर पूछी है वो कौन सी है। प्रोटेक्टिव लेयर से अगर हम जाने, यानी उसको वो लेयर क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। क्लियर। वो लेयर उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। मैं यहां पर इस ट्री, जो मैंने यहां पे ट्री बनाया है, क्लियर, तो मैं किसे कह सकती हूँ कि वो ट्री को प्रोटेक्ट करेगी। इसकी जो बाहर वाली लेयर है ऑब्वियसली वही ट्री को प्रोटेक्ट कर सकती है, अंदर वाली लेयर थोड़ी ना करेगी। अंदर जितनी भी लेयर्स होंगी वो थोड़ी ना ट्री को प्रोटेक्ट करेंगी, जो उसकी जो आउटर वाली लेयर होगी वही तो प्रोटेक्ट करेगी। सिमिलरली इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, इफ वी सी द ह्यूमन बींग्स, व्हाट वी सी, हम क्या देखते हैं कि जो ह्यूमन की जो स्किन होती है, अपर आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस बेसिकली क्या फंक्शन होता है एपिडर्मिस को, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, बाहर के एनवायरनमेंट से हमें बचाती है। धूल, मिट्टी, हवा, पानी, ठंडा, गर्म, ये सब को क्या करती है, सेंस कर लेती है और उससे हमें क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। सिमिलरली प्लांट्स में भी क्या होता है, एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्लांट्स को क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। राइट। सो उसका हमें यहाँ पे नाम बताना है, वही हमें यहाँ पे बताना है कि वो कैम्बियम होगा, मेड्यूलरी रेज होगा, मेड्यूलरी किरणें होगा, बार्क यानी छाल होगा, या सैप होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे लेयर्स दिखाती हूँ ट्री की। ये ट्री है जिसके हमने ट्रंक को ऐसे बीच में से काट दिया है। जब ट्रंक को आप काटोगे ना तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा। अब यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स में जो सबसे जब इधर होता है दैट इज नोन एज हार्टवुड, इसको हम हार्टवुड बोलते हैं। राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, ये कैम्बियम रिंग्स, जो आपको रिंग्स दिखाई दे रही है ना, इसको हम ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं। ग्रोथ रिंग्स बेसिकली इसको हम एनुअल रिंग्स भी बोलते हैं। इन ग्रोथ रिंग्स से हम क्या पता लगा सकते हैं कि कोई भी पेड़ कितने साल पुराना है, वो डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ रिंग्स पे। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स ज्यादा होंगी वो पेड़ उतना ही क्या होगा, पुराना होगा। राइट।
तो ये हार्टवुड हो गया, ग्रोथ रिंग हो गया। नेक्स्ट है मेडुलरी रेज। ये जो आपको यहाँ पे रेज दिख रही है इनको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। एक तो उसमें मेडुलरी रेज पूछा था ऑप्शन, ये तो अंदर ही है भाई, तो ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा? क्लियर। नेक्स्ट है कैम्बियम। ये देख रहे हो, ये थर्ड वाली लेयर है कैम्बियम। क्या है ये? थर्ड वाली लेयर, तो ये भी अंदर है, तो ये भी कैसे प्रोटेक्ट करेगा? नेक्स्ट जो है इसमें क्या है? डार्क बार्क, जो सबसे आउटर लेयर इसमें बोल दी। क्या है? आउटर लेयर है ये है आउटर। नेक्स्ट है सैपवुड। सैपवुड भी क्या है? अंदर है। ये भी क्या है? अंदर है, तो ये भी नहीं करेगी। तो हमने यहाँ पे देखा जो सैपवुड होती है, वहां पे सैप ऑप्शन दिया हुआ है, यानी वो सेम ही है, सैपवुड, सैप कुछ भी बोलो आप। सो सैप हो गया, कैम्बियम हो गया और मेडुलरी रेज हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो तीनों है, ये तीनों के तीनों ट्रंक के क्या है? अंदर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर है। और मैंने आपको जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी आउटर लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव होती है। क्लियर। तो इन चारों में से जो आउटर लेयर है वो कौन सी है? वो है बार्क, जो आउटर लेयर है। और वो जो किसका काम करेगी? प्रोटेक्ट का काम करेगी, यानी वो ट्रीज को हर एक उससे क्या करेगी? इन्वायरमेंटल जो भी कंडीशन होगी, जो भी सिचुएशंस होगी, उनसे फाइट करेगी और प्रोटेक्ट करेगी। क्लियर। सो ऑब्वियसली ये तीन ऑप्शन तो यहाँ पे होंगे नहीं, तो ऑप्शन जो ठीक होगा वो कौन सा होगा? दैट इज बार्क। सो नाउ हियर सी ऑप्शन विल बी राइट, बार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क प्रोटीन? इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? आप रोजाना दूध पीते हो, राइट? वेदर सुबह या शाम। क्लियर। सो जो दूध में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? ये तो हमें पता है कि दूध में बहुत सारी चीज होती है। दूध में कैल्शियम भी होता है, दूध में प्रोटीन भी होता है, दूध में मैग्नीशियम भी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। सो हमें यहां पर इस क्वेश्चन में उस प्रोटीन का नाम बताना है कि उस प्रोटीन का नाम क्या होता है दूध के, कि वो ग्लाइसिन होता है, कि वो गैलेक्टोज होता है, कि वो रेनिन होता है, कि वो केसिन होता है। तो बेसिकली आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या ये सभी प्रोटीन है, क्या ये सभी प्रोटीन? अगर ये सभी प्रोटीन है तो ऑब्वियसली इनमें से कोई एक ही होगा जो उसमें प्रेजेंट होगा, और वो जो तीन उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर वो क्या है? देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइसिन की। बेसिकली जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन आपने वर्ड सुना होगा बहुत बार। जो ग्लाइसिन होता है ये जो प्रेजेंट होता है किसमें होता है? हमारी ह्यूमन बॉडी में ही प्रेजेंट होता है ग्लाइसिन। ठीक है, एक तरीके का ये प्रोटीन ही होता है। नेक्स्ट है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है ना, गैलेक्टोज जो होता है इसको हम मोनोसेक्राइड्स भी बोलते हैं। क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड्स यानी जिसको हम बोलते हैं शुगर मॉलिक्यूल। शुगर है ये, खाने में कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। अगर ये शुगर है तो ये फिर ये क्या है? प्रोटीन तो है नहीं, ये तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइसिन भी जो होता है वो अमाइनो एसिड्स होता है। क्लियर, अमाइनो एसिड होता है ये भी। मोनोसेक्राइड यानी तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट रेनिन। रेनिन क्या करता है? रेनिन का बेसिकली आपने फंक्शन देखा होगा किडनी में, ठीक है, जो बेसिकली ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट ब्लड लेवल, राइट? ब्लड रेगुलेट को, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड लेवल को रेनिन रेगुलेट करता है। नेक्स्ट जो केसिन होता है, जो केसिन होता है ये एक प्रोटीन होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिल्क प्रोटीन। यानी जो प्रोटीन दूध में मौजूद होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? दैट इज मिल्क प्रोटीन। सो द राइट आंसर विल बी हियर डी, दैट इज केसिन। डी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज अ सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी हैव? यानी ह्यूमन बॉडी की जो सेल में होते हैं वो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? अभी मैंने आपको सेल का डायग्राम दिखाया था। अगर मैं सेल का डायग्राम देखूं यहां पर तो आपको क्या दिखेगा? बहुत सारे ऑर्गेनेल्स दिखेंगे। अब ऑर्गेनेल्स है, कहीं ना कहीं क्या है? क्रोमोसोम्स भी है। तो वो कितने क्रोमोसोम्स है वो हमें इसमें बताना है। अब कहीं पे लिखा तो नहीं है क्रोमोसोम्स है, वो तो चीज तो हमें याद करनी पड़ेगी। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होता क्या है और वो पाए कहां जाते हैं? क्रोमोसोम्स बेसिकली जो होते हैं वो हम बात करें ये डीएनए में होते हैं, राइट? अब डीएनए कहां होता है? डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है डीएनए।
डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में। सो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली वो क्या कंटेन करते हैं, क्रोमोसोम्स अपने साथ जीन्स कंटेन करते हैं, पर्टिकुलर एक कैरेक्टर कंटेन करते हैं। जब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? तो वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ही होते हैं। तो वो कितने होते हैं वो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में। क्लियर? वो हमें इसमें बताना है। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज अ सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी हैव, कि ह्यूमन बॉडी की सेल में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं, एक होता है XX और एक होता है XY। अगर X और X क्रोमोसोम होते हैं तो ये हम कंसिडर करते हैं किसको, फीमेल को। क्लियर? अगर X और Y होते तो हम इसको कंसिडर करते हैं मेल को। जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन या तो X या X फॉर्म होगा या फिर X या Y, राइट? अगर XX होगा तो यानी वो क्या होगा, फीमेल होगा। अगर XY होगा तो दैट इज मेल होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों चीज इन्वॉल्व है, मेल भी और फीमेल भी। तो फीमेल के पास तो 46 क्रोमोसोम है, मेल के पास भी 46 क्रोमोसोम है। तो क्या होता है, इससे 23 क्रोमोसोम आएंगे और इससे 23 क्रोमोसोम आएंगे। तो टोटल जो होगा वो कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 36। क्योंकि एक X इससे आया, एक X इससे आया, एक X इससे आया, एक Y इससे आया। तो सिमिलरली जो क्रोमोसोम्स की जो नंबरिंग है वो भी क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब अगर ये आधी हो गई यानी 23 कहां से आएंगे, मेल से, 23 कहां से आएंगे, फीमेल से। तो बेसिकली जो टोटल जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, 46 होगी, राइट? 46 होगी। अब इस 46 क्रोमोसोम्स में भी हम देख लेते हैं, सपोज 23 पेयर्स हम बात करें। हम जब बात करते हैं ना वो 23 पेयर्स की करते हैं। 23 पेयर्स यानी क्या, 46 ही तो होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन यहाँ पर गलत भी समझ लेते हैं, गलत टिक करके आ जाते हैं, 23 भी टिक करके आ जाते हैं। पर वो 23 क्या बोला जाता है, पेयर्स बोला जाता है। अगर मैं पेयर की बात करूं तो मैं यहाँ पे 2 की बात कर रही हूँ, यानी 23 पेयर्स यानी 46। अब 23 पेयर्स में से जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 22 क्रोमोसोम्स, ये होते हैं ऑटोसोम्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 क्या होता है, जो अनदर एक बचता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स बेसिकली क्या, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ना, किसे छोड़कर, वेदर द बेबी इज मेल और फीमेल, उसको छोड़कर वो कैरेक्टर, जैसे कि हेयर का कलर हो गया, आईज का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, हाइट हो गया। सो ये जो ऑल कैरेक्टर्स लेकर आएंगे वो कौन होंगे, ऑटोसोम्स होंगे। ओनली द वन क्रोमोसोम इज सेक्स क्रोमोसोम्स, जो आइडेंटिफाई करेगा वेदर द बेबी इज मेल और फीमेल, वो डिपेंड करेगा किस पर, सेक्स क्रोमोसोम्स पर। तो इसलिए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हम में, जिसे हम क्या बोलते हैं, 46। सो ए ऑप्शन विल बी राइट हियर, दैट इज 46 क्रोमोसोम। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड ऑफ। अभी मैंने आपको बताया जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बेसिकली 2 रिप्रोडक्शन होती है, 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं हिंदी में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं हम इसको, अलैंगिक जनन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। ए हटा दो यहां से, बन जाएगा लैंगिक जनन। क्लियर? सो नाउ अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इंक्लूड होगा। अगर मैं पहले यहां पे बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। फर्दर अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वी नीड हियर 2 पेरेंट, जिसमें हमें 2 पेरेंट की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सुनाओ क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो शामिल है वो सेम सेक्स 2 पेरेंट्स, यानी सेम सेक्स होंगे, 2 पेरेंट्स होंगे इन्वॉल्व, नहीं। अगर 2 पेरेंट है, अगर मैं 2 पेरेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं मेल मेल फीमेल फीमेल नहीं कंसिडर कर सकती। एक फीमेल होगा और एक
मेल होगा, यानी दो डिफरेंट पेरेंट होंगे, वन इज मेल अनदर इज फीमेल, राइट। एक मेल पेरेंट होता है और एक फीमेल पेरेंट होता है। दोनों पेरेंट की जो सेक्स होंगे वो भी क्या होंगे, ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट राइट, सेम सेक्स एंड टू पेरेंट्स, अपोजिट सेक्सेस एंड वन पेरेंट, नहीं, दो पेरेंट होना जरूरी है। तो यहां पे हमने देखा कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अपोजिट सेक्स एंड टू पेरेंट्स, ये ठीक है, दोनों के जो सेक्स होंगे वो कैसे होंगे, अपोजिट्स होंगे, एंड वी रिक्वायर हियर टू पेरेंट्स। एनी जेंडर वन पेरेंट, कोई भी जेंडर और वन पेरेंट नहीं, ये भी नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी हियर, जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा दैट इज सी, यानी अपोजिट सेक्स होनी चाहिए, यानी मेल होगा एक फीमेल होगा, द सेक्स ऑफ बोथ द पेरेंट विल बी अपोजिट ही होंगे वो, एंड वी रिक्वायर्ड हियर टू पेरेंट, राइट। सो द राइट ऑप्शन विल बी हियर अपोजिट सेक्स एंड टू पेरेंट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट आर कैरियर्स ऑफ जेनेटिक प्रॉपर्टीज। जेनेटिक प्रॉपर्टीज के जो कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, डीएनए होता है या पोलन पार्टिकल होता है या स्पोर होता है या आरएनए होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछी जाती है। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी एक न्यूक्लिक एसिड है, यानी हम बात बोल सकते हैं कि प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन होता है एक तरीके से, क्लियर। न्यूक्लिक एसिड है कि वो डीएनए होगा कि पोलन पार्टिकल्स होंगे कि स्पोर होंगे कि वो आरएनए होंगे। देखो जब जेनेटिकली हमें बहुत सारी चीजें जो हम अपने पेरेंट्स से मिले हैं, जैसे कि कलर हो गया स्किन का, हाइट हो गया, ठीक है, आईज का कलर हो गया, ईयर लोब्स होते हैं अटैच्ड होते हैं या फ्री लोब्स होते हैं, तो ये सारी चीजें हमें जेनेटिकली हमें मिली है, कहाँ से, पेरेंट्स से मिली है हमें। तो ये जो पेरेंट्स से मिली कैसे है, जब कोई भी सपोज ये एक ओवम है, ठीक है, और ये क्या है, एक स्पर्म है, जब ये स्पर्म इस ओवम के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है, तो क्या होता है हमारे, अभी एक सिंगल सेल की मैं बात कर रही हूं, तो इसमें हमारे पास दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, मदर के भी कैरेक्टर्स होते हैं और फादर के भी कैरेक्टर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि मदर के फादर के ज्यादा कम, दैट इज डिपेंड, वो तो डिपेंड करेगा, क्लियर। सो सेल में अब ये जो कैरेक्टर्स लेके आएंगे, अगर मैंने सेल की बात करी तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है, डीएनए होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, क्लियर। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ क्रोमोसोम्स का। बेसिकली ये क्या करते हैं, जेनेटिक प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। अगर मैं बात करूं पोलन पार्टिकल्स, पोलन क्या होते हैं, पोलन होते हैं फ्लावर के ऊपर, जो आपने देखा होगा फ्लावर के जो ऊपर वाली टिप पे होते हैं ना फ्लावर के पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, राइट। तो बहुत सारे क्या होते हैं, पोलेंस होते हैं, यानी जो आप पाउडरी स्ट्रक्चर होता है ना फ्लावर पे, वो पोलेंस होते हैं, वो तो फ्लावर का होता है, तो इसका तो इसमें कोई रोल है ही नहीं, तो पोलन आंसर तो नहीं होगा। नेक्स्ट स्पोर्स, और स्पोर्स भी बीजाणु होते हैं, ये भी प्लांट्स में होता है। आरएनए भी बेसिकली आरएनए जो है वो पाया जाता है किसमें, एनिमल्स में, प्लांट्स में। सो आरएनए का जो है वो फंक्शन वो नहीं है किसमें, जेनेटिक प्रॉपर्टीज को कैरी करने में, राइट। सो आरएनए तो नहीं होगा, स्पोर भी नहीं होगा, पोलन पार्टिकल्स भी नहीं होगा, लेकिन जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डीएनए होगा। लेकिन इससे पहले एक बार हम अच्छे से इसको डीएनए को पढ़ लेते हैं कि वो डीएनए है वो दिखता कैसा है। डीएनए जैसे मैंने अभी बताया आपको, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अगर हम इस डीएनए को ओपन करें ना, ऐसे सीधा खोल के रख दे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है इसकी, ये, और ये बेस पेयर्स होते हैं इसमें, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। जो ए होता है वो टी से जुड़ा होता है विद डबल बॉन्ड, एंड जो जी होता है वो सी से जुड़ा होता है विद ट्रिपल बॉन्ड, राइट। सो ये बेस पेयर्स होते हैं और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स होती है। बेस पेयर्स बेसिकली एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा होगा डबल बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होगा किसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये मैं बात कर रही हूँ एनिमल की। अगर मैं फर्दर बात करूं प्लांट की, तो इसके बेस पेयर्स में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, प्लांट्स में यूरेसिल आ जाता है, क्लियर। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डीएनए होगा, तो ए विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट,
द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज रिटन बाय, यानी बुक कौन सी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, दैट इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जीन बैप्टिसाइड डी लेमार्क ने लिखी है, या जॉन बर्डन सैंडरसन हेल्डेन ने लिखी है, या चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, या कार्ल लिनियस ने लिखी है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो बुक है वो किसने लिखी है, वो लिखी है चार्ल्स डार्विन ने, राइट। चार्ल्स डार्विन ने बुक लिखी है क्या, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बेसिकली हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। लेमार्क ने क्या करा था, लेमार्क ने थ्योरी दी थी, लेमार्किज्म थ्योरी, जिससे आप पढ़ते यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यानी जिस ऑर्गन को आप ज्यादा यूज करोगे वो ज्यादा डेवलप होगा, राइट। हेल्डेन ने क्या कहा था, हेल्डेन ने कहा था कि ये भी बेसिकली इसने बात करी थी कि जो हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो ओशियन से हुई है, राइट। बहुत सारी गैसेस किसने बात करी थी, लिनियस, कार्लस लिनियस ने भी बहुत सारी थ्योरीज दी थी, लेकिन जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है दैट इज गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन। क्लियर, सो द सी ऑप्शन विल बी राइट हियर। नेक्स्ट है द बेसिक सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो बेसिक सोर्स है वो क्या है, म्यूटेशन है, कॉस्मिक डेवलपमेंट है, या इनहेरिटेंस है, या एंजाइम है। देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पहले क्या होती है वो देखो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है जैव विविधता, जैव विविधता यानी जीवों में जो विविधता होती है, यानी जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, डिफरेंसेस इन, आप कह दो किसको, जीव को, यानी हम कह सकते हैं लिविंग्स में जो भी डिफरेंसेस होंगे वो किस कारण होंगे। तो एक एक के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं म्यूटेशन, म्यूटेशन होता है उत्परिवर्तन। म्यूटेशन जो होती है इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सडन चेंजेस, यानी सडनली जो चेंजेस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। सडनली भी जो भी चेंजेस होंगे, सपोज हम जो पहले कैसे दिखते थे, हम पहले बंदर जैसे दिखते थे, पहले हम बिल्कुल झुकी हुई थी हमारी बॉडी, फिर हम थोड़ा सा उठे, फिर इस तरीके से हम, हमारी जो बैकबोन होगी वो पूरी स्ट्रेट होगी। पहले हमारी टेल भी होती थी, फिर टेल भी नहीं रही। तो ये क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है हमारी बॉडी में, राइट। और ये जो चेंजेस है ना, ये ऐसे नहीं हुआ कि भाई पिछले जन्म में पूंछ थी, अगले जन्म में पूंछ नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, यानी बहुत सालों से हमारे जो ये इवोल्यूशन है वो चलता आ रहा है, और बहुत सडन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अगर पहले लंबी पूंछ होती थी वो फिर छोटी होती गई, फिर वो बिल्कुल एकदम नन्ही सी वो होती गई, फिर वो भी क्या होगी, खत्म होगी। यानी आपको जो यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे वो सडनली दिखेंगे, सडन चेंजेस दिखेंगे आपको। और क्या होगा, इन चेंजेस से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, यानी डिफरेंसेस होगा इन बिटवीन द लिविंग्स। क्लियर। कॉस्मिक डेवलपमेंट यानी ब्रह्मांडीय विकास तो नहीं होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस जो होता है यानी जब कोई भी हम बात करें कि जो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। जीन्स जो होते हैं वो जीन्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। सो वो जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब वो ट्रांसफर होते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं या इनहेरिटेंस बोलते हैं, यानी वो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। एंजाइम क्या है, एंजाइम तो बेसिकली प्रोटीन है, वो तो बॉडी में होता ही है, और जो होता है वही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पर जो चेंज होगा वो किस में होगा, वो म्यूटेशन की वजह से आएगा इन बायोडाइवर्सिटी। दैट इज ए ऑप्शन विल बी द राइट हियर। नेक्स्ट, who classified all living organisms in 5 kingdom classification? 5 kingdom classification में किसने क्लासिफाई किया है, क्या क्लासिफाई किया है 5 kingdom of classification? अगर मैं एक एक की बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो होता है, एरिस्टोटल क्या होता है, एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या है एरिस्टोटल, फादर, एरिस्टोटल was the, is the father of biology. Aristotle is the father of biology. विटेकर ने क्या किया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने ही किया है भाई। नेक्स्ट है लिनियस, कार्लस लिनियस ने भी थ्योरीज दी है। डार्विन ने भी इवोल्यूशनरी थ्योरीज, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, राइट। सो यहां पर जो राइट आंसर होगा दैट इज विटेकर, जिसने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाई किया है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट हियर, विटेकर।
रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा बाय, देखो मैंने अभी यहाँ पे बात करी थी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, राइट। अभी यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हो रही है, क्योंकि जो अमीबा होता है, अमीबा में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, अमीबा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी इसको हम बोलेंगे हिंदी में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, अमीबा में। अब वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत टाइप के होते हैं, तो वो कौन सा है वो इसमें बताना है कि वो बाइनरी फिजन है, कि वो फिजन है, कि वो बडिंग है, कि स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अगर मैंने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दिया तो ये तो यहां से ऑलरेडी कट हो गया, राइट, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अब ऑप्शन इसमें होगा ही नहीं। अब इसमें जो बचे हैं 3, दैट इज बाइनरी फिजन, फिजन एंड बडिंग। अगर मैं बात करूं बडिंग की, हम इस तरीके से चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होगा, बडिंग जो है वो किस में होता है, बडिंग होता है हाइड्रा में। क्या होता है हाइड्रा और ईस्ट में, ईस्ट भी होता है, इसमें भी होता है बडिंग। क्या होता है हाइड्रा और ईस्ट में, दोनों में, जैसे कि ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर मैं लेके चलूं, ये क्या है, एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, ऐसे एक बर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, फिर फर्दर ये ग्रो करता है, फिर जैसे ही ये क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और ये फिर खुद सर्वाइव करने लगता है, राइट। फिर ये क्या होता है, खुद सर्वाइव करने लगता है, इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ये भी एक प्रकार का क्या, एक टाइप का ये भी अलैंगिक जनन है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो जो बडिंग होता है वो किस में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में होता है, तो ऑब्वियसली वो अमीबा में नहीं होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फिजन। अब हमने बात करी फिजन की, मैं सिर्फ बोल रही हूँ फिजन। अब इसमें ये नहीं बताया कि वो बाइनरी फिजन है, यूनरी फिजन है, या फिर वो मल्टीपल फिजन है, वो किस टाइप का फिजन है। तो फिजन वो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं फिजन में ही बात करूं मल्टीपल फिजन की, बेसिकली हम जो देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बारे में ही पढ़ते हैं, और इन्हीं से क्या आता है, क्वेश्चन आता है। मल्टीपल फिजन में जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, स्पोरोजोआंस हो गया, ठीक है। स्पोरोजोआंस जो बेसिकली जिसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन्स होता है, सो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब इसमें जो बचा वो कौन सा होता है, बाइनरी फिजन होता है, किसमें, अमीबा में। अब हम वो देख लेते हैं कि बाइनरी फिजन होता कैसे और इसका मतलब क्या है। बाइनरी फिजन, देखिए ये बाइनरी फिजन है, क्लियर। बाइनरी फिजन में मैंने एग्जांपल लिया है अमीबा का, ये पेरेंट अमीबा है। पेरेंट अमीबा में क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में क्या आएगा, इलोंगेशन आएगा न्यूक्लियस में। फर्दर फिर क्या होता है, और ज्यादा डेवलपमेंट होती है, ग्रूव बनता है, ग्रूव यानी इस तरीके से गड्ढा बन जाता है यहाँ पे, यानी हमें ऐसा दिखता है कि जो न्यूक्लियस है ना वो एक से 2 होने वाले हैं, राइट, ऐसे टूटने वाले हैं। जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं ना, तो आपने इसमें देखा है कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस पॉसिबल नहीं होंगे। तो अगर इस सेल में ये न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ऑब्वियसली वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सेल को भी क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होकर फर्दर ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, या सॉरी डॉटर सेल में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई है, राइट, यहाँ पर ये फिर फर्दर इस स्टेप में क्या हो जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिजन यानी क्या होता है, फिजन मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। फिजन का मतलब ही क्या होता है, फिजन का मतलब ही क्या होता है, दिस इज फिजन, इसका ही मतलब होता है ब्रेक डाउन। आप देख रहे हो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ है, क्लियर। फिर बाइनरी, अब बाइनरी क्या होता है, बाइनरी मींस होता है 2, बोलते हैं ना बाइनरी डिजिट, आपने कंप्यूटर में सुना होगा। बाइनरी मींस क्या होता है, 2, यानी देख रहे हो आप, ये 2 में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया है अमीबा, तो इसीलिए हमने इस प्रोसेस को नाम दिया है क्या, बाइनरी फिजन। सो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी फिजन। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अमीबा इन विच asexual reproduction is carried. नेक्स्ट, द न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट बाय बर्ड इज, बर्ड में जो नए ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट होती है वो किस में होती है,
जर्म में होती है यानी रोगाणु में होती है, पैरामीशियम में होता है, या हाइड्रा में होता है, या अमीबा में होता है। फर्दर फिर हम ऐसे ही चलते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया कि जो अमीबा होता है उसमें क्या होता है। अमीबा में होता है बाइनरी फिजन। देख रहे हो, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अगर आपको उस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से नॉलेज है ना, पूरी नॉलेज है, तो आपको हेल्प मिलती है क्या, दूसरे क्वेश्चन में भी आंसर को ढूंढने की। तो आप जो भी क्वेश्चन पढ़ो उस क्वेश्चन के बारे में आप उसके सारे पॉइंट्स को देखो, उनके सारे पॉइंट्स को देखो। अभी मैंने बात करी थी उसमें हाइड्रा की, फिर इसमें वही क्वेश्चन पूछ लिया बर्ड। मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रा होता है उसमें बर्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर आपको वो चीज याद है तो आपको ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप अगर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरा डिटेल में पढ़ लेते हो तो उस एक क्वेश्चन की हेल्प से आपके लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन बी एबल टू डू, राइट। सो अमीबा में जो क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट क्वेश्चन। सो नाउ हियर हाइड्रा। हाइड्रा में मैंने अभी आपको बताया था, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है, ये टेंटेकल्स होते हैं हाइड्रा में, राइट। हाइड्रा में क्या होता है, इस तरीके से बर्ड की फॉर्मेशन होती है। फिर धीरे धीरे जो ये बर्ड है ये ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद ये मैच्योर होता है, फिर इस पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर ये अलग रहकर क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। इसमें भी टेंटेकल्स आ जाते हैं। फिर ये अपने सेम हाइड्रा की तरह दिखेगा। देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खासियत है कि जो उसकी जो पेरेंट बॉडी है, उसकी जो भी मतलब उसमें जो डॉटर सेल्स जो बनेगी वो सिमिलर दिखेंगी आपको, उसमें आप डिफरेंस नहीं बता सकते हो। हम जो है वो अपने पेरेंट के सिमिलर कहाँ दिखते हैं, बाकी मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा श्रीदेवी के जैसे दिखती है, अमिताभ बच्चन के जैसे दिखता है, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, या बिल्कुल ना के बराबर। यूजुअली तो ऐसा बहुत ही कम होता है, 99% तो नहीं होता है। क्लियर, वो तो सब दिखावे के लिए है। सो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है वो किसकी तरह दिखती है, बिल्कुल अपने डॉटर सेल्स की तरह दिखती है। वो सेम दिखते हैं क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो ऑब्वियसली एक ही पेरेंट की उठ करके दूसरे उसके बच्चे में आ जाएंगी, तो वो वैसा ही दिखेगा, राइट। फिर फर्दर अगर मैं बात करूं पैरामीशियम की, पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन होते हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। आपको पता है कि जो पैरामीशियम होता है वो स्लीपर शेप्ड एनिमल होता है। क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि स्लीपर शेप्ड एनिमल जो होता है या स्लीपर शेप्ड जो होती है वो कौन से ऑर्गेनिज्म की होती है। सो वो किसकी होती है, पैरामीशियम की। और इसमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है दैट इज कॉन्जुगेशन। जैसे हमने अमीबा में देखा बाइनरी फिजन, हाइड्रा में देखा बडिंग, ऐसे ही पैरामीशियम में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होते हैं, कॉन्जुगेट्स हो जाते हैं, राइट। जम तो कुछ नहीं, रोगाणु में तो क्या होगा, रोगाणु तो इस तरीके से ग्रो करेंगे जिस तरीके से जैसे बाइनरी फिजन होते हैं। क्लियर, ये तो बढ़ेंगे ऐसे ही। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है कि डेवलप बाय बर्ड, जो बर्ड से डेवलप होता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है हाइड्रा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट हियर, दैट इज हाइड्रा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल नेम ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का जनरल नेम क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर जो दिया हुआ है वो एस्केरिस क्या है, वो साइंटिफिक नेम है, तो हमें उसका जनरल नेम बताना है कि वो क्या होता है। अब यहाँ पे जो पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज पिनवॉर्म। अब पिनवॉर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, सभी का एक बार देख लेते हैं। पिनवॉर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एंटोरोबियस वर्मिकुलरिस, राइट। उसके बाद अर्थवॉर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फेरिटेमा पोस्थ्यूमा। नेक्स्ट राउंड वॉर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो यही होता है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। नेक्स्ट है टेपवॉर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टेनिया सोलियम। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो एस्केरिस है वो जनरल नेम किसका है। सो द राइट ऑप्शन विल बी हियर राउंड वॉर्म, ऑप्शन सी, राइट। राउंड वॉर्म इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स आईज डू स्पाइडर्स हैव। स्पाइडर्स की कितनी पेयर ऑफ आईज होती है। स्पाइडर्स की जो होती है 1 नहीं होती है, 2 भी नहीं होती है, 8 भी नहीं होती है, 4 होती है, राइट। सो द राइट ऑप्शन विल बी हियर 4।
4 पेयर ऑफ आईज होती है स्पाइडर्स की, और जो ये 4 पेयर्स ऑफ आईज होती है, इनका जो साइट होते हैं ना, साइट ऑफ विजन जो होती है इनकी, वो अच्छी नहीं होती है, राइट, वो पुअर होती है. ओके, सो नोट डाउन दिस ऑल्सो. सो द राइट ऑप्शन विल बी हियर ऑप्शन सी, दैट इज 4. नेक्स्ट है रेस्पिरेशन अकर्स बाय गिल्स और लंग्स इन एनिमल्स इन क्लास. अब यहाँ पर ये अलग अलग क्लासेस दे दी गई है स्पीसीज की, रेप्टाइल की, एव्स की और एम्फीबियंस की. तो इसमें से हमें बताना है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो बेसिकली अगर हम देखें ह्यूमन बींग्स में किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू. जो वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स के थ्रू होते हैं, लेकिन ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो जिनमें दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज गिल्स एंड लंग्स. ओके, सो वही हमें यहाँ पे बताना है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स और लंग्स के थ्रू होता है एनिमल्स में, बट वो कौन सी क्लास के एनिमल्स है जिनमें ऐसा होता है. सो ये क्वेश्चन है. तो पहले जो क्लास दी है वो पीसेस. पीसेस जो होता है वो स्पेशलिस्ट में जो क्या आते हैं, फिशेज आती है. फिशेज में तो लंग्स होंगे नहीं, राइट, तो वो तो ये तो सिर्फ किसके थ्रू होंगे, गिल्स के थ्रू ही होगा. अब जो रेप्टाइल्स आते हैं, रेप्टाइल्स में आपके सारे आ जाते हैं, स्नेक्स, लिजार्ड्स एंड ऑल एवरीथिंग. तो इसमें किसके थ्रू होगा, बुक लंग्स होते हैं. इनमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं लेकिन गिल्स नहीं होते. किसी में बुक लंग्स होते हैं, किसी में ट्रैकिया के थ्रू होता है, ठीक है, किसी में लंग्स के थ्रू होता है. तो बेसिकली ये भी नहीं होगा. एव्स जो होते हैं बर्ड्स, इनमें भी गिल्स तो नहीं होते हैं, राइट. नाउ जो भी हम बात करें एम्फीबियंस, एम्फीबियन ऐसे, एम्फीबियंस होता है बोथ, राइट, एम्फीबियंस होता है बोथ, जो लैंड पे भी रह सकते हैं, which can survive land as well as in water. ठीक है, जो लैंड पर भी सर्वाइव करते हैं और वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. यानी अब इन्हें यहाँ पे जरूरत होगी लंग्स की भी और गिल्स की भी. तो रेस्पिरेशन के लिए जो वाटर में इनके लिए रिक्वायरमेंट होगी दैट इज गिल्स, एंड इन द लैंड दैट इज लंग्स. तो एम्फीबियंस जो है वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो गिल्स और लंग्स दोनों ही यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सो द राइट आंसर विल बी हियर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एम्फीबियन. ओके, नेक्स्ट है एव्स इंक्लूड. अभी मैंने आपको बताया एव्स में क्या इंक्लूड होता है, जो भी बर्ड्स होती है, राइट, वो सब किस में इंक्लूड होते हैं, एव्स में इंक्लूड होते हैं. यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बर्ड. अब यहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो पीसेस में आ जाता है. मैमल्स जो है वो तो मैमल्स, ह्यूमन बींग्स आ जाएगा इसमें. एक्वेटिक में क्या आएगा, एक्वेटिक में जो फिशेस वगैरह की जो होगी, राइट. मैमल्स में क्या हो गया, ह्यूमंस हो गया. पीसेस में क्या होगा, यही फिशेस होगी, राइट. एक्वेटिक में जो कहाँ रहते हैं, वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. सो बर्ड जो है वहां पे राइट आंसर होगा, क्योंकि एव्स जो होते हैं, जो फैमिली होती है उसमें जितने भी सारे बर्ड्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी हियर ए, दैट इज बर्ड. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज इन द ह्यूमन बॉडी. यहां पर ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स दे दिए गए हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि पर्टिकुलर इनमें से किसका जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है. अगर मैं बात करूं थायराइड की, जो थायराइड होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, यहां प्रेजेंट होता है, राइट. तो इसका तो छोटा साइज होता है. फिर मैं बात करूं लीवर की, लीवर कहां प्रेजेंट होता है. बेसिकली जो लीवर का क्या फंक्शन होता है कि वो बाइल जूस क्या करता है, सिक्रीट करता है. सिक्रीट करता है क्या, बाइल जूस. क्लियर. नेक्स्ट स्प्लीन. स्प्लीन भी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी को बोला जाता है. स्प्लीन को बोला जाता है क्या, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी की कब्र कहा जाता है स्प्लीन को. पेनक्रियास भी क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है. पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है. अगर हम कंपेयर करें इन चारों को, इसमें जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है, लीवर होता है, और उसका जो साइज भी क्या होता है, बड़ा ही होता है. यहां पर जो सही ऑप्शन होगा दैट इज बी, लीवर. नेक्स्ट है बनाना इज अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन. बनाना जो है वो कौन से विटामिन का अच्छा स्रोत है. अगर हम बात करें ए बी सी डी में से विटामिन ए भी होता है और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, लेकिन बहुत अच्छा स्रोत किसका है, ये विटामिन ए का या बी का या सी का. विटामिन ए को क्या बोलते हैं, विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, राइट. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थियामीन बोलते हैं. विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं.
विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल बोलते हैं, राइट। विटामिन डी जो हमें कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। बोन्स वगैरह हेल्दी होती है इससे। विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ग्रेप्स हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, सब में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स, राइट। सो ये हमें मिलेगा कहाँ से? जो सिट्रस फ्रूट्स होगा ये हमें बेसिकली सन से, या फिर जो हमारा ये मिल्क हो गया, राइट। बेसिकली अगर हम बात करें, जो विटामिन डी है वो हम सन का ही सोर्स मानते हैं बेसिक। विटामिन बी हो गया, जितने भी आपके कुछ फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, राइट। विटामिन बी आपको उससे मिलेगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपने सुने होंगे, विटामिन B1, B2, B3 इस तरीके से होता है। विटामिन जो ए होता है, बेसिकली बनाना जो होता है वो बहुत अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए का। विटामिन ए के अलावा बनाना के और भी अच्छे स्रोत है, जैसे और क्या क्या होता है इसमें? बनाना, फॉस्फोरस, राइट, एंड आयरन भी पाया जाता है इसमें। फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है, और विटामिन ए का भी ये क्या होता है? बहुत अच्छा स्रोत होता है, सोर्स होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ टूथ एनिमल मेड ऑफ? जो टूथ एनिमल होती है वो किससे बनी होती है? अब टूथ एनिमल क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक टीथ है, राइट। अगर मैंने बोला कि एक टूथ है, तो ये जो टूथ है बेसिकली इसके ऊपर क्या होती है? लेयर होती है। क्या होती है? लेयर होती है, एक लेयर सी, परत सी चढ़ी होती है इसके ऊपर, जिसको आप क्या बोलते हो? उसको आप टूथ एनिमल ही बोलते हो। तो ये जो टूथ एनिमल होती है, ये पूछा है कि ये किसकी बनी होती है। यहां पर इसकी क्या होगी? इस तरीके से एक लेयर चढ़ी होगी, देख रहे हो आप, ये ब्लैक कलर की सपोज ये लेयर है इस पे। अब इस ये लेयर का ही पूछा है कि ये लेयर किससे बनी होती है। टूथ एनिमल की जो लेयर होती है, क्या वो पोटेशियम फॉस्फेट से बनती है? नहीं। कैल्शियम फॉस्फेट से? यस। फेरस सल्फेट से? नहीं। सोडियम फॉस्फेट से? नहीं। तो इनसे नहीं बनती। किससे बनती है? कैल्शियम के से। क्योंकि आप बच्चों को बोला जाता है कि आप बचपन में क्या पियो? दूध पियो। दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है, और इससे क्या होगी? आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके दांत मजबूत होंगे। जिस पर्टिकुलर, जैसे हड्डी वैसे दांत, राइट। मतलब अगर आप जिस पर्टिकुलर मटेरियल से आपकी हड्डी बनी है, वैसे आपके टूथ भी तो बने हुए हैं ना। सो इसलिए जरूरी है फॉर बोन्स एंड फॉर टीथ मिल्क इज वेरी एसेंशियल। इसलिए छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, इससे हड्डियां मजबूत होती है और दांत भी स्ट्रांग होते हैं। क्लियर? तो जो उसकी एनिमल होती है, अपर वाली जो लेयर होती है, वो भी किसकी बनी होती है? वो भी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, राइट। और इसके अलावा जो टूथ एनिमल बना होता है, ये तो होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट की भी बनी होती है। ओके, मैग्नीशियम फॉस्फेट की भी बनी होती है, कैल्शियम क्लोराइड की भी बनी होती है। मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड, क्लियर। और कैल्शियम फॉस्फेट, तो ये तीन ऐसे सॉल्ट है, या बोल दो क्या है, ऐसे कंपाउंड है जिससे क्या बने होता है? टूथ एनिमल बना होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी हियर ऑप्शन बी, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट, हर्बीवोर रिक्वायर्स लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। अब जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली क्या खाते हैं? क्या वो गेहूं, दाल, चावल, आटा खाते हैं? नहीं, वो तो घास खाते हैं। हम जो खाते हैं, हम क्या खाते हैं? हम बेशक हो सकता है कि हम पत्तियादार सब्जियां खाते हैं, बेसिकली वो ग्रास की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम उसको कच्चा नहीं खाते हैं, राइट। हम उसको क्या करते हैं? पका के खाते हैं। तो जब आप पका के खाते हो, तो पका के खाने से क्या होता है? पर्टिकुलर उसका कुछ नेचर क्या होता है? वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। अब जो गाय भैंस है, जो हर्बीवोर एनिमल्स है, गोट हो गया, डियर हो गया, काऊ हो गया, बुफेलो हो गई, दीज आर ऑल हर्बीवोर एनिमल्स जो सिर्फ घास खाते हैं, राइट। सो इनमें जो ये घास खा लेते हैं, पर्टिकुलर जो चीज हमारे खाने से पहले वो डिस्ट्रॉय जाती है, वो तो डिस्ट्रॉय नहीं होती है जब ये लोग खाते हैं, क्योंकि तो डायरेक्ट वहीं से इनटेक कर लेते हैं, राइट। तो वही इसमें बोला है कि जो हर्बीवोर्स है वो रिक्वायर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन किसको बोलते हैं? जो छोटी आंत होती है पेट में, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। ये भी क्वेश्चन आता है, सो यू नोट डाउन दिस ऑल्सो। कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हर्बीवोर एनिमल्स की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है? लंबी होती है। क्यों? क्योंकि वो किस चीज को डाइजेस्ट कर सके।
क्लियर? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो खा क्या रहा है, वो घास खा रहा है, तो उसमें क्या पाया जाता है? क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? नहीं। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली जो पाया जाता है, हो सकता है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता हो, लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? लीव्स में तो होता ही है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? जो पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है, बेसिकली ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। नेक्स्ट है सेलुलोज, राइट? नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट प्रोटीन। हो सकता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है उसमें प्रोटीन भी हो, बट वो उनके लिए जो डाइजेस्ट करना जो सबसे जरूरी है वो क्या होता है? घास में जो प्रेजेंट होता है, दैट इज सेलुलोज। सेलुलोज होता है वो मेन होता है, राइट? हमारी बॉडी जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि पर्टिकुलर वो ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या हो चुका है? वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है। अब उसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में, क्योंकि हम डायरेक्ट घास में मुंह नहीं मारते हो। हम किसी भी कोई भी हम फूड लेते हैं प्लांट से, हम उसको पहले पकाते हैं, उसके बाद हम उसको खाते हैं, राइट? सो यहां पर जो आंसर होगा दैट इज बी, सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट कराने के लिए उन्हें क्या चाहिए? जो स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए वो लॉन्गर चाहिए। सो द राइट ऑप्शन विल बी हियर बी, दैट इज सेलुलोज। नेक्स्ट, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज, जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड होता है वो कैसा होता है? नॉर्मल ह्यूमन ब्लड की बात की गई है यहाँ पे कि जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड होता है वो कैसा होता है, राइट? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड, ए न्यूट्रल, क्या वो न्यूट्रल होता है? स्लाइटली एसिडिक, क्या वो स्लाइटली एसिडिक होगा? वेरिएबल इन एसिड और बेस, यानी दोनों होगा? स्लाइटली एल्कलाइन, या थोड़ा क्षारीय होगा। क्लियर? आप क्या देखते हो जब आप ब्लड देखो, क्या वो पानी में घुल जाता है? आपका ब्लड क्या वो पानी में घुल जाता है? आप देखो इस चीज को, ये आपको खुद करना है, ठीक है? आप चाहे यूट्यूब पे देखो या खुद देखो, लेकिन इस चीज का आपको खुद पता लगाना है, क्या हमारा ब्लड पानी में घुल सकता है कंप्लीटली या नहीं? दैट इज योर वर्क, ओके? सो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड जो होता है, क्या वो न्यूट्रल होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, वेरिएबल इन एसिड या बेस होता है, या स्लाइटली एल्कलाइन होता है? देखो, अगर मैं बात करूं पीएच स्केल की, पीएच स्केल में क्या होता है? जीरो से लेके, या आप जीरो से ले लो, 0 से लेके 14 तक बेसिकली क्या होती है? एक स्केल दी होती है। 0 से 7 के बीच में जो आते हैं वो सब क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, यानी अम्लीय होते हैं, राइट? 7 के बाद ये क्या होते हैं? बेस हो जाते हैं, यानी क्षार, क्षारक हम बोलेंगे, या क्षारिय आप बोल दो, क्षार बोल दो, क्षारक बोल दो, राइट? ये क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। सो ये जो 7 होता है ना, ये न्यूट्रल होता है। जो आप पानी पीते हो वो आपको टेस्ट में कैसा लगता है? कुछ भी नहीं लगता है। सो पानी बेसिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है, राइट? अब जो ब्लड होता है, ब्लड को जब आप चाटते हो तो आपको कैसा लगता है? हल्का सा आपको सॉल्टी सॉल्टी लगता होगा वो, ठीक है? तो सॉल्टी नेचर किस तरफ ट्रांसफर हो जाता है? आफ्टर 7। तो बेसिकली जो ब्लड का जो पीएच होता है ना, वो कितना होता है? ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? वो 7.35 टू अराउंड 7.45, ठीक है? इन बिटवीन 7 और 7.5 के बीच में ही होता है। आप कुछ भी उसमें दिया होगा अराउंड बिटवीन 7 और 7.5 के, तो आप उसको मार्क कर सकते हो। ब्लड का पीएच इतना ही होता है। जो किसके अंदर आता है? ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक है? देखो, एसिड और बेस भी नहीं बोल सकते आप, एसिड भी नहीं बोल सकते, न्यूट्रन भी नहीं बोल सकते। जो यहाँ पे जो एल्कलाइन नेचर होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है? बेस का ही होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी हियर, जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? दैट इज डी, ऑप्शन डी, स्लाइटली एल्कलाइन। और भी इसका बहुत सारे नेचर होते हैं। ब्लड जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट? क्लियर? और इसमें जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, जिसे आप Fe बोलते हो, राइट? आयरन, Fe। और ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, और ओ ब्लड ग्रुप होता है। बहुत सारी चीजें हैं रिलेटेड टू ब्लड। जब हम इसका चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीदिंग? इसमें कौन सा जो पार्ट है वो रेगुलेट करता है ब्रीदिंग के लिए? पर्टिकुलर हमारे जो ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उन डिफरेंट पार्ट्स का क्या होता है? डिफरेंट फंक्शन होता है। क्लियर? सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है दैट इज मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मेड्यूला एंड सेरिबलम। मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? मिड ब्रेन का फंक्शन जो होता है दैट इज कि ये क्या करता है? मिड ब्रेन
रिफ्लेक्स मोमेंट्स कंट्रोल करता है, राइट। नेक्स्ट जो फोर ब्रेन है वो क्या करेगा, थिंकिंग, थिंकिंग वाला पार्ट। नेक्स्ट मेडुला है, ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा जो भी आपके सेरिबेलम जो है दैट इज मेंटेन बैलेंस, यानी बैलेंस मेंटेन करेगा, बॉडी पोस्चर, ओके, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट जो मेडुला है वो क्या करता है, बेसिकली जो आपका ब्रीदिंग होता है ना, यही कंट्रोल करता है, ये ब्रीदिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है, राइट। सो मिड ब्रेन क्या करेगा, रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, फोर ब्रेन जो है वो थिंकिंग को, सेरिबेलम जो है वो मेंटेन करेगा बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, राइट। नेक्स्ट जो मेडुला है दैट इज ब्रीदिंग। सो द राइट ऑप्शन विल बी हियर व्हाट, ब्रीदिंग, क्योंकि यहाँ पे ब्रीदिंग ही पूछा है, सो ब्रीदिंग सी इज राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट द प्यूपिल इज अ पार्ट ऑफ, जो प्यूपिल होता है वो किसका पार्ट होता है, प्यूपिल बेसिकली आपने देखा होगा पुतली, यानी आपकी आंख की बात करी गई है यहाँ पे, राइट। आपकी आईज में जो ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर होता है ना, सी प्यूपिल, दिस इज योर प्यूपिल, राइट, ये प्यूपिल होती है आईज में। सो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आईज होगा, प्यूपिल आईज में ही होती है, राइट, बोन मैरो में नहीं होगी, गॉल ब्लैडर में भी नहीं होगी और किडनी में भी नहीं होगी। यहाँ पे आप पुतली से ही पता लगा सकते हो, अगर आप इंग्लिश में नहीं पता लगा पा रहे हो तो यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो, क्योंकि हिंदी में आपको जानकारी है इस चीज की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रवेश क्लासेस, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।